हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेशन केवी पर। साथियों की जैसा कि हम पिछले क्लास में चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो यहाँ पर हम हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 6 की। तो आइए हम आज पढ़ते हैं चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में है कि अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। अशोक सम्राट था जिसने जो है युद्ध से अपना जो है तो यहाँ हम अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि रोशन के रुपये, ये तो एक वो है, पढ़ लेते हैं। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी के कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बने हुए हैं। आप पहले जो सिक्के आते थे उसमें पीछे के साइड पे मतलब शेर के ही जैसे जो है बने रहते थे अगल बगल। वो अशोक मतलब अभी पढ़ेंगे स्तंभ के बारे में, ठीक है। एक बहुत बड़ा राज, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया। अगर पूछा जाए कि वो जो चित्र थे वो कैसे बनाए गए थे, तो पत्थरों को काट कर बनाए गए। फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर? सारनाथ में। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। थोड़ा सेकंड रुकिएगा। आइए कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अशोक जिस साम्राज्य पर अपना शासन कर रहे थे उसकी जो स्थापना ही है पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले किया था। फिर चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। अगर पूछा जाए चंद्रगुप्त की सहायता किसने की थी, तो उसकी सहायता जो है चाणक्य ने की थी। बहुत बुद्धिमान था, बहुत कुटिल था वो। कि चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अर्थशास्त्र उनकी पुस्तक थी जिसको चाणक्य जी ने लिखा था, ठीक है। फिर वंश। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ठीक, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, देखिए एक मैप बना हुआ है मौर्य साम्राज्य का, जहाँ जहाँ उनका शासन था। ये कंधार है, मानसेहरा है,
ये लुम्बिनी है, मेरठ है, गुज्जर, उज्जैन, गिरनार, सोपारा, कलिंग। ठीक है, आइए आगे। वह लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन, साम्राज्य का जो है प्रशासन कैसे होता था, यानी कैसे प्रशासन चलता था। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो पाटलिपुत्र था और उसके आसपास का जो एरिया था उस पर सीधा उनका नियंत्रण रहता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। किस लिए राजाओं की नियुक्ति करता था? क्योंकि जो किसान थे, पशुपालक थे, शिल्पकार और व्यापारी से उनसे कर लेने के लिए। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। जो मौर्य साम्राज्य था उसके नीचे जो है कई छोटे छोटे प्रांत और क्षेत्र रहते थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बना कर भेजा जाता था। ठीक है, लेकिन ऐसे लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये लाइनें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ लिखा जो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया था वो कंबल के लिए और जो दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कीमती पत्थरों के लिए। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। संसाधन थे वो किस रूप में इकट्ठा किए जाते थे? नजराने के रूप में। ये नजराना क्या होता है देखिए, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः इससे लोगों से लिए जाते थे, स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त दरबार में, वो जो है यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन गया था। ठीक, मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभायात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वह हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे।
उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाना को चखते हैं। वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। फिर और पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना में, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो पाटलिपुत्र जो है यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि जो पाटलिपुत्र था वहाँ मतलब कितने बुर्ज थे, तो 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। राजा का महल किससे बना है? काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी के लिए अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। कौन से इलाके आते थे? जंगल वाले। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। फिर अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक के बारे में अब यहाँ पढ़ेंगे कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। किसके द्वारा? अभिलेखों द्वारा जो है वो अपने संदेश को लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अगर पूछा जाए कि अशोक के जो मतलब वो थे, तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वह भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। तो एक युद्ध हुआ था जिसमें वो जो है पूरी तरह से विक्षिप्त हो गया था और युद्ध न करने के लिए वो ठान लिया कि अब आज से जो है मार काट हम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया था। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। धम्म जो है संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, ठीक है। तो कि बौद्ध धर्म में कहा गया है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। अशोक का कलिंग युद्ध, जो कलिंग का युद्ध था, उसी कलिंग के युद्ध में जो है, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। जो उड़ीसा है आज के समय में, वो जो है उसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने कब निर्णय लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे? जो कलिंग युद्ध हुआ था, वो कलिंग युद्ध में वो जो है खून खराबा से बहुत ही विक्षुब्ध और हो गया। इसीलिए उसने प्रण लिया कि आज से हम जो है युद्ध नहीं करेंगे, मारकाट हम नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था? ये पहले इससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ये दिया है, ये उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति के देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का नमूना है, ये देख सकते हैं, ठीक। आइए, अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा
किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। किसके उपदेश से प्रेरित हुए थे? वो बुद्ध के उपदेश से ही प्रेरित हुए थे। इसीलिए वो कलिंग युद्ध में जो है खून खराबा देख के उसने जो है प्रण लिया कि आज से हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसे ही कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के हाथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिया। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उसने कहाँ कहाँ जो है उसके धम्म का मतलब बौद्ध धम्म का जो है प्रचार करने के लिए भेजा? सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाएं और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की। तो अगर पूछा जाए किस शासक ने जो है जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की मनुष्यों के लिए, तो वो अशोक ही ऐसा राजा था जिसने जो है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे कि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ब्राह्मी लिपि, ठीक है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि में उत्पन्न हुई। यहाँ पर आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आ लिखा हुआ, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, फिर ये देवनागरी लिपि है, बांग्ला, फिर मलयालम और फिर तमिल, ठीक। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राट ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तर सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 6400 किलोमीटर लंबी तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी तथा सड़क जैसी चौड़ी है। दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों का काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था, ठीक। ये हमने आज चैप्टर 8 भी कंप्लीट कर लिया। ये हम देख सकते हैं, यहाँ चैप्टर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम चैप्टर 9 को पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज है,
ये मैप है और एक सेकंड। आइए ये देख लेते हैं बॉक्स में क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं कि लगभग 2200 वर्ष पहले इस मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। कितने? 100 साल तक। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत का शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों का गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। शकों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 10 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कणों तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक 1700 वर्ष पहले बाद साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज लगभग 400 साल तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। फिर दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। फिर लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का योगदान था। मतलब इनमें कृषि का प्रसार, नए नहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापार ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खोले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ। किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुईं। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तो इन बातों को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपका चैप्टर 9 आ रहा है, देख लेते हैं कितना बड़ा है। चलिए इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर 9 और 10 दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त है, ठीक है साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए और लाइफ का एंजॉय करते रहिए, ठीक है साथियों। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।